यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनल्स आएंगे जो कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से जुड़े हुए होंगे। किससे अटैच्ड होंगे? न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से जो अटैच्ड होंगे ऑर्गेनल, उन सारे ऑर्गेनल को इनके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। वो ऑर्गेनल नहीं जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से डी अटैच्ड है, उन्हें नहीं, वो हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आते हैं। अब कौन कौन से ऑर्गेनल आएंगे? ऑब्वियसली हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है? इट इज़ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनल्स विच फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड, है ना। इसमें जो हमारे ऑर्गेनल आएंगे, पहली बात तो वो क्या होंगे? हमारे न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से जुड़े होंगे और उनका जो फंक्शन होगा वो कोऑर्डिनेटेड होगा, है ना। एक के बाद एक, मतलब वो एक दूसरे से, उनका फंक्शन बिल्कुल एक दूसरे पर डिपेंडेंट होगा। इनके सारे फंक्शन एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनल्स विच फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड। अब यहाँ पे कह रहा है वाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स इज डिस्टिंक्ट इन टर्म ऑफ, है ना। कह रहा है कि यहाँ पे जो हमारे ऑर्गेनल्स होंगे वो क्या होंगे? सबके सब यूनिक होंगे, सबके सब होंगे डिस्टिंक्ट। अब यहाँ पे डिस्टिंक्ट का मीनिंग अलग है, यहाँ पे डिस्टिंक्ट को कहा गया यूनिक, कि हर एक ऑर्गेनल, जो एंडोमेम्ब्रेन का हर एक ऑर्गेनल क्या है? यूनिक है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, है ना। कह रहा है कि जो हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के जितने भी ऑर्गेनल हैं वो क्या है? सब के सब यूनिक है। किस बेसिस पे? उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे और उनके फंक्शन के बेसिस पे वो सब के सब यूनिक है, कि सबका जो है वो स्ट्रक्चर अलग अलग है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जितने भी एंडोमेम्ब्रेन के ऑर्गेनल होंगे उन सबका स्ट्रक्चर तो अलग अलग होगा, लेकिन दे आर द सेम फंक्शन, मतलब वो एक कोऑर्डिनेटेड फंक्शन कर रहे होंगे, वो एक सिमिलर फंक्शन, मतलब थोड़ा बहुत सिमिलर लाइक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, है ना। जहाँ पे हमारा एंडोमेम्ब्रेन ऑर्गेनल आर ए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, जो कि क्या होंगे? एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड से अटैच्ड होंगी, और इनका जो फंक्शन होगा, फंक्शन सेम होगा और कोऑर्डिनेटेड होगा, बट स्ट्रक्चर आर डिफरेंट, है ना। ये इंपॉर्टेंट है कि जो एंडोमेम्ब्रेन ऑर्गेनल में जो स्ट्रक्चर तो सबका अलग अलग होगा, लेकिन जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? कोऑर्डिनेटेड होगा। हमसे कह रहा है मैनी ऑफ दीज आर और कंसिडर्ड टुगेदर एज अ इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब ये इन सबको, इसमें जितने भी ऑर्गेनल आने वाले हैं उन सबको हम एज अ कंसिडर करेंगे, किसकी तरह? एक सिस्टम की तरह कंसिडर करेंगे, जो कि एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम होंगे, बिकॉज देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड। अब इनको हम एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके फंक्शन कैसे हैं? एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, लाइन टू लाइन फंक्शन है, कोऑर्डिनेटेड है। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड, अब इसमें कौन कौन से ऑर्गेनल आने वाले हैं? सबसे पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो ये सीक्वेंस दिया है, इसी सीक्वेंस में हमें याद करना है कि अब जो हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक के बाद एक आएंगे, तो इन्हीं सीक्वेंस में आएंगे कि सबसे पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें देखने को मिलेगा न्यूक्लियस के बाहर, फिर उसके बाद हमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स मिलेगा, उसके बाद हमें लाइसोसोम मिलेगा एंड वैक्यूल्स मिलेंगे। ये सीक्वेंस है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, कि इसी लाइन टू लाइन में हमारे ऑर्गेनल प्रेजेंट होंगे सेल्स के अंदर। सिंस द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एंड द पैरोक्सीसोम्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड, है ना। कह रहा है कि अब यहाँ पे ये जो ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पैरोक्सीसोम, इनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं है, मतलब इनके जो फंक्शंस हैं वो पूरी तरीके से अलग हैं, तो ये हमारे एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के पार्ट नहीं है। विद द अबव कंपोनेंट्स these are not considered as a part of endomembrane system, इन्हें हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। अब सबसे पहला हमारा जो ऑर्गेनल है वो हमारा है द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। अब ये जो रेटिकुलम वर्ड है ये इसका क्यों दिया गया है? रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क लाइक अपीयरेंस, मतलब इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके से होगा। ये सब क्या है? ये जो हमारा है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एक नेटवर्क लाइक बनाते हैं, मतलब एक जाल के जैसा बना लेते हैं, इसी वजह से इनका नाम पड़ जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये क्या करते हैं? अब इनकी जो देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़, है ना, ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स। कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक की स्टडीज़ की गई किस पे? यूकैरियोटिक सेल्स पे, तो रिवील द प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क ऑफ अ रेटिकुलम टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, है ना। कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से यूकैरियोटिक सेल्स को देखा गया तो हमें पता चल पाया, तो क्या कह रहा है? हमें पता चल पाया कि एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर किसके अंदर? सेल के अंदर,
जो कि टाइनी ट्यूब्यूलर लाइक था, मतलब उसके अंदर कैसे थे, टाइनी छोटे छोटे ट्यूब्यूल थे, जैसे कि हमारे ये पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एक तो ये नेटवर्क लाइक है, नेट की मतलब एक जाल के जैसा दिखता है, और इसके अंदर क्या है, टाइनी ट्यूब्यूल है, मतलब ये देख रहे हैं आप, ये छोटे छोटे क्या हैं, ये टाइनी ट्यूब्यूल लाइक है ना। इन्हें हम क्या कह रहे हैं, इट इज़ अ ट्यूब लाइक, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को यहाँ पे मिलता है ना। टाइनी ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है स्कैटर्ड किसमें, साइटोप्लाज्म में। अब ये पूरा न्यूक्लियस है, तो ये जो निकला हुआ पार्ट है ये कहाँ पे हमारा, ये पूरा हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, दैट इज़ द कॉल्ड द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हैंस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड द इंट्रासेलुलर स्पेस इंटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। अब ये कह रहा है कि जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है, वो डिवाइड कर देता है किसको, इंट्रासेलुलर स्पेस को। इंट्रा मतलब अंदर, जो सेल के अंदर है, ये क्या है, ये सपोज पूरी सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये हमारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो सेल के अंदर मतलब इंट्रासेलुलर का जो स्पेस होता है उसको दो हिस्सों में क्या करता है, डिवाइड कर देता है, डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में, मतलब क्लियरली कंपार्टमेंट, दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है जो हमें क्लियरली विजिबल होते हैं, स्पेस में डिवाइड कर देता है, जिसमें हमें कि जिसको हम कहते हैं, सबसे पहला हो जाता है हमारा ल्यूमिनल एंड द एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, मतलब दो कंपार्टमेंट बना देता है, एक तो ल्यूमिनल और एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, है ना। ल्यूमिनल पार्ट किसको कहते हैं, जो कि हमारी इंडोप्लाज्मिक के अंदर का होता है, मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, एक हमारा एक पार्ट ये और एक पार्ट ये दो पार्ट हैं, ये दो कंपार्टमेंट बना देता है। तो जो इंडोप्लाज्मिक के अंदर का पार्ट है, मतलब ये जो अंदर का पार्ट है उसको हम कहते हैं ल्यूमिनल पार्ट, है ना। लेकिन ये जो बाहर का पार्ट होता है, ये खाली साइटोप्लाज्म का पार्ट, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट, है ना। ये वाला पार्ट हमारा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल हो जाता है और अंदर का हमारा ल्यूमिनल पार्ट हो जाता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म को इंट्रासेलुलर को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, बेसिकली डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है, ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफन शोज राइबोसोम अटैच टू देयर आउटर सरफेस, है ना। कह रहा है कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस पर क्या जुड़े हुए होते हैं, हमारे राइबोसोम जुड़े हुए होते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग द राइबोसोम ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ कह रहा है कि जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारे राइबोसोम को बियर करते हैं, मतलब रखते हैं, बियरिंग मतलब रखते हैं, उन्हें हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन द अब्सेंस ऑफ राइबोसोम, और जिस जगह पे हमारे राइबोसोम नहीं होते, जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये डॉट डॉट तरीके के हमारे राइबोसोम है, तो ये सब क्या है हमारा, इट इज़ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन ये वाला पार्ट आपको स्मूथ दिख रहा होगा, इस पर कोई भी राइबोसोम नहीं है, तो ये हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाता है ना। Absence of ribosome, they appear smooth and are called the smooth endoplasmic reticulum। अब यहाँ पे हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन दी सेल्स ऑफ एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, है ना। कि जो बेसिकली हमारा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका काम क्या है, वो बेसिकली देखिए हमें पता है कि जो राइबोसोम का जो मेन काम होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस कराना, है ना, प्रोटीन बनवाता है। अब यहाँ पे भी राइबोसोम हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जा रहा है, तो ये इसका काम क्या होगा, प्रोटीन बनवाना। प्रोटीन को बनाएगा, मतलब हमारा राइबोसोम जो होगा बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा वो प्रोटीन बनाएगा, फिर उसको सिक्रीट कर देगा साइटोप्लाज्म से। तो दो चीज़ें, एक तो हमारा प्रोटीन को बनाएगा भी और थोड़ा सिक्रीट भी कर देगा। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। अब ये कहाँ होंगे हमारे आर जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एक्सटेंसिव का मतलब होते हैं बड़े, लार्ज। ये क्या है, एक्सटेंसिव का मतलब है यहाँ पे लार्ज, और एक्सटेंसिव मतलब बाहर की ओर निकले होंगे, एंड कंटिन्यूअस लगातार होंगे विद द आउटर मेम्ब्रेनस ऑफ न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन निकली हुई है उसके ऊपर क्या होंगे, बड़े बड़े कंटिन्यूअस लगातार लगे हुए होते हैं। अब जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज़ द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड, है ना। जो हमारा लिपिड होता है, जो फैट होता है, उसको कौन बनाता है, हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये लिपिड की सिंथेसिस करता है। इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक द स्टेरॉयडल हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड, है ना। अगर हम एनिमल सेल की बात करें
उनके अंदर जो लिपिड लाइक एक हार्मोन होता है जिसे कहते हैं स्टेरॉयडल हार्मोन। ये स्टेरॉयडल हार्मोन जो होते हैं बेसिकली ये हमारे सिंथेसाइज्ड होते हैं किसके द्वारा, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा लिपिड का फॉर्मेशन करता है और एनिमल सेल्स में हमारा स्टेरॉयडल हार्मोन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे स्ट्रक्चर है कि ये वाला पार्ट हमारा ल्यूमिनल था अंदर का, बाहर वाला हमारा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल था। अब यहाँ पे देखिए ये जो राइबोसोम है इसका काम क्या था, ये जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लगे हैं, अब ये राइबोसोम कितने एस के हैं, 80 एस के राइबोसोम हैं। और यहाँ पे ये इनका काम क्या है, प्रोटीन को बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस करना और प्रोटीन सिक्रीशन करना, है ना। अब प्रोटीन सिक्रीशन करना मतलब यहाँ पे अब ये जो प्रोटीन निकलेगी बेसिकली, अब ये जो प्रोटीन सिक्रीट होगी ये कहाँ होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को सिक्रीट करेंगे। अब इसके बाहर हमारा ऐसे स्पेस थोड़ी होगा, इसके बाहर क्या पाया जाएगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, फिर हमारा लाइसोसोम वैक्यूल्स, है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन सिक्रीट करेगा वो किस में करेगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। क्यों करेगा, क्योंकि जो प्रोटीन बनी है अभी नई नई बनी है, तो प्रोटीन अभी ये इमेच्योर है, मतलब ये अभी कोई काम नहीं कर सकती है, ये अभी कोई काम नहीं कर सकती है, अभी फंक्शनल है ना, ये अभी इनफंक्शनल है, अभी कोई काम नहीं कर सकती है। तो इसको भेजा जाएगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स में ताकि ये मैच्योर हो सके और फंक्शनल हो सके। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनल है गोल्गी एपरेचस, गोल्गी एपरेचस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि कैमिलो गोल्गी 1898, मतलब कैमिलो गोल्गी नामक साइंटिस्ट ने 1898 में गोल्गी एपरेचस को डिस्कवर करा था। फर्स्ट ऑब्जर्व किया था डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर, और क्या कहा था, ये डेंसली स्टेन्ड लाइक होता है, रेटिकुलर स्ट्रक्चर होता है नियर दी न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के पास में होता है। दीज वर लेटर नेम्ड गोल्गी बॉडीज आफ्टर हिम, है ना। इनकी डिस्कवरी के बाद जब इन्होंने ऑब्जर्व कर लिया तब उन्होंने इसका नाम क्या दे दिया, गोल्गी बॉडीज़ दिया। दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स और सिस्टर्नी ऑफ। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है या गोल्गी एपरेचस जो होता है ये कैसा होता है, डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के पास। इसमें ये क्या क्या रखता है अपने अंदर, क्या बियर करता है, क्या कंसिस्ट करता है ये हमारा, ये मैनी फ्लैट मतलब बहुत पतले पतले से, डिस्क शेप मतलब जो क्यूब लाइक हमारे डिस्क शेप, और सैक रखता है अपने अंदर जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। ऑफ 0 पॉइंट, अब इसका साइज़ कितना होता है सिस्टर्नी का, ये होते हैं 0.5 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर, है ना। 0.5 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर डायामीटर में इनका साइज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे है ये हमारा एक गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहे हैं, ये हमारे सिस्टर्नी है, ये एक हमारा रेटिकुलेट स्ट्रक्चर लाइक क्या है, सिस्टर्नी है, जिनका हमारा साइज़ जो होता है वो कितना होता है हमारा 0.5 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर से डायमीटर में होता है। अब कह रहा है जो दीज आर द स्टैकेड पैरेलल टू दी ईच अदर, क्या कह रहा है यहाँ पे, दीज आर ये जो ये होते हैं ये सारे, ये स्टैक्ड मतलब अरेंज्ड होते हैं। स्टैक्ड का मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, अरेंज्ड होना। तो ये एक एक पर एक अरेंज्ड होते कैसे, पैरेलल, है ना, कि ये हमारा एक हमारा सिस्टर नहीं है दस फिर एक 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 करके, तो ये कैसे पैरेलली अरेंज्ड है, ये पैरेलली अरेंज्ड होते हैं आपस में टू ईच अदर। अब यहाँ पे कह रहा है वेरीड नंबर ऑफ दी सिस्टर्नी। अब सिस्टर्नी का जो नंबर होता है वो वेरी करता है, मतलब अलग अलग सेल्फ में इनका सिस्टर्नी का नंबर वेरी करता है। जैसे हमारे यूजुअली जो सिस्टर्नी होती है वो 3 to 20 नंबर में हो सकते हैं, या तो 3 होंगे या तो क्या होंगे 3 से ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब 20 इन नंबर तक के हो सकते हैं हमारे। अब यहाँ पे हमारा कह रहा है कि हमारा आर सिस्टर्नी, वेरी नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन दी गोल्गी कॉम्प्लेक्स। द गोल्गी सिस्टर्नी, अब यहाँ पे जो गोल्गी की सिस्टर्नी होती है आर कंसेंट्रिकली अरेंज्ड, कैसी होती है यहाँ पे हमारी, कंसेंट्रिकली अरेंज्ड होती है नियर दी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास, विद द डिस्टिंक्ट कन्वेक्स एंड सिस और द फॉर्मिंग फेस, है ना, एंड द कनकेव ट्रांस और द मैच्योरिंग फेस, है ना। अब यहाँ पे कह रहे हैं जो हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है उसके पास 2 फेस होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे, इनके पास क्या होते हैं, 2 फेजेस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास, अब यहाँ पे कह रहा है गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास क्या होते हैं, 2 फेज़ होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक होता है हमारा मैच्योरिंग फेज़ जिसे हम कहते हैं कनकेव और ट्रांस फेज़, है ना। एक फेज़ होता है कनकेव और ट्रांस फेज़,
और एक होता है सिस फेज जिसको हम फॉर्मिंग फेज कहते हैं। जैसे कि हमारा ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, उसके बाद क्या है हमारा, ये हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स थे, तो जो पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, तो ये इस तरीके से होते हैं। तो ये जो हमारी केव लाइक साइड बन जाती है, मतलब ये वाली जो साइड होती है जो हमारी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी हुई होती है, वो साइड जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होती जुड़ी होती है, उस साइड को हम कहते हैं कन्वेक्स साइड, या कहते हैं फॉर्मिंग फेज। मतलब जहाँ पे चीज़ें बनती हैं, मतलब जब ये जो प्रोटीन थी वो इसमें से निकल के इसमें आएगी, तो इस साइट में क्या करेगी, जब वो इंटर करेगी तो यहाँ पे वो बनेगी, प्रोटीन मैच्योर होगी। इमेच्योर प्रोटीन क्या होगी, मैच्योर होगी फेज, इसको हम सिस फेज भी कह देते हैं। और जब वो हमारी गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलेगी, मतलब जब प्रोटीन मैच्योर प्रोटीन जब बाहर निकलेगी तो उसे हम कहेंगे मैच्योरिंग फेज। इसी वजह से इसका नाम भी है मैच्योरिंग फेज, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो मैच्योर होकर निकलती हैं। और इसका नाम हमारा कनकेव और ट्रांस फेज है ना। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में हमारे कितने फेस होते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में हमारे 2 फेस होते हैं। एक तो हमारा कन्वेक्स और सिस फेज जो कि इंडोप्लाज्मिक के पास होगा, और दूसरा हमारा ट्रांस फेज या कनकेव फेज, जहाँ से क्या होगा, हमारा चीज़ें निकलेंगी। यहाँ पे क्या निकलेंगी, मैच्योर होके निकलेंगी। अब देखो यहाँ पे जो चीज़ें मैच्योर होके निकलेंगी गोल्गी कॉम्प्लेक्स से, जैसे कि हमारी लाइक प्रोटीन मैच्योर होके निकली, तो वो किस फॉर्म में निकलेगी, वो निकलेगी हमारी एज अ वेसिकल। एक छोटे छोटे हमारे सर्कुलर में एक ऑर्गेनल है जिसे हम पढ़ेंगे, तो वेसिकल के फॉर्म में वो मेच्योर होके निकलेगी। अब यहाँ पे कह रहा है जो वेसिकल होता है वो कन्वर्ट दी ऑर्गेनल कॉल्ड दी लाइसोसोम। अब इसको जो हम पढ़ेंगे लाइसोसोम। अब यहाँ पे 2 फेस होते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, हमारा ट्रांस फेस और सिस फेस है ना, कन्वेक्स और कनकेव फेस हमारा होता है। अब यहाँ पे हमारा कह रहा है दिस सिस एंड द ट्रांस फेस of the organelle are entirely different। अब यहाँ पे जो दोनों फेज़ होते हैं, हमारा सिस फेज़ और ट्रांस फेज़, वो क्या होते हैं, हमारे दोनों इंटायरली डिफरेंट होते हैं, मतलब पूरी तरीके से दोनों अलग होते हैं, बट इंटरकनेक्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स में ये दोनों फेज़ पाए जाते हैं, सिस फेज़ और ट्रांस फेज़, ये दोनों दिखते तो अलग हैं ना, एक हमारा कन्वेक्स जैसा दिखता है और एक हमारा कनकेव की तरीके दिखता है। दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंट है, लेकिन दोनों के फंक्शन क्या है, सिमिलर है। दोनों के फंक्शन क्या है, इंटरकनेक्टेड है। मतलब इनके जो फंक्शन है बेसिकली ये क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, अलग है, इंटायरली डिफरेंट है लेकिन इंटरकनेक्टेड है। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है, अब यहाँ पे हमारा फंक्शन आ रहा है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का। मेन फंक्शन क्या है यहाँ पे, द गोल्गी एपरेचस प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन, प्रिंसिपली परफॉर्म मतलब इसका मेन फंक्शन कह रहा है, द गोल्गी एपरेचस इज मेन फंक्शन ऑफ पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल। इसका मेन फंक्शन क्या है, पैकिंग ऑफ मटेरियल। मटेरियल को पैक करता है, जैसे इमेच्योर प्रोटीन आई तो उसको पैक करेगा, मैच्योर करेगा और फिर बाहर निकाल देगा थ्रू आउट दी मैच्योरिंग फेज या ट्रांस फेज से हमारा, तो पैकेजिंग करता है मटेरियल की। और टू बी डिलीवर्ड ईदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स, मतलब सेल के अंदर भेज देता है, और सिक्रीटेड आउटसाइड द सेल, मतलब सेल के बाहर भी सिक्रीट कर देता है ना। जैसे कि हमारा इसका जो मेन फंक्शन था वो क्या था, गोल्गी के फंक्शन क्या थे, यहाँ पे 2 साइड फेजेस थे ना हमारा, फॉर्मिंग और सिस कन्वेक्स। याद रखने ये हमारा नियर द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास था, और जो मैच्योरिंग एंड ट्रांस कनकेव होता है वो नियर दी साइटोप्लाज्म है ना। अब ये किसके पास होगा, ये साइटोप्लाज्म के एकदम करीब में होगा, और ये हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के करीब होगा। अब हमसे कह रहा है कि यहाँ पे जो यहाँ पे मटेरियल्स टू बी पैकेड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल है ना। अभी हमने देखा कि जो हमारे ये जो मटेरियल निकलेंगे बाहर वो किसके फॉर्म में होंगे, वेसिकल के फॉर्म में होंगे, फ्रॉम द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सिस फेस है ना। अब यहाँ पे जो हमारा सिस फेस था वो किससे जुड़ा हुआ था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ था है ना। सिस फेस जो हमारा था वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ था, और जो ट्रांस फेस था वो हमारा साइटोप्लाज्म से जुड़ा हुआ था। तो ये जो हमारे वेसिकल निकलेंगे मैच्योर होकर के, फ्रॉम मतलब यहाँ पे फ्रॉम दी ER फ्यूज है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद दी सिस फेस ऑफ द गोल्गी अपेरेचस एंड मूव, मतलब यहाँ से निकलेंगे सिस फेस से एंड मूव करेंगे टुवर्ड द मैच्योरिंग फेज, मतलब ट्रांस फेज की तरफ जाएंगे। दिस एक्सप्लेन वाई द गोल्गी अपेरेचस रिमेन्स इन द क्लोज एसोसिएशन विद द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना। अब ये हमें बताता है, दिस एक्सप्लेन वाई, क्यों,
कि जो गोल्गी अपर्चर है वो रिमेन्स क्लोज होता है। गोल्गी अपर्चर हमारा जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्यों होता है, उससे एसोसिएटेड क्यों होता है, क्यों? क्योंकि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन निकल रही है उसको हमारा किस में जाना है, हमारे गोल्गी कॉम्प्लेक्स के सिस पार्ट में जाना है ना। इसी वजह से वो एसोसिएटेड होती है। अ नंबर ऑफ प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम। कह रहा है यहाँ पे नंबर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के जो यहाँ पे नंबर है, तो यहाँ पे जो प्रोटीन्स के नंबर है, अ नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम ऑन द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के में जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो नंबर्स ऑफ प्रोटीन बन रहे थे आर मॉडिफाइड होते हैं इन द सिस्टर्नी ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स के किस पार्ट में, सिस्टर्नी में वो मॉडिफाई होते हैं बिफोर मतलब पहले, दे आर रिलीज्ड होने से पहले, है ना। रिलीज्ड मतलब मैच्योरिंग फेज से उनको रिलीज्ड हो जाना है साइटोप्लाज्म में, या तो सेल के अंदर या तो सेल के बाहर, लेकिन रिलीज्ड होने से पहले क्या होंगे, वो मॉडिफाई होते हैं फ्रॉम इट्स ट्रांस फेज, है ना। अब वो रिलीज़ होंगे कहाँ से, वो अपने ट्रांस फेज से रिलीज़ होंगे। गोल्गी अपर्चर इज़ द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, है ना। गोल्गी बॉडी क्या है, ये इंपॉर्टेंट साइट है किसकी, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। अब ये जो आपको ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड ये लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये मैच्योर वाले पार्ट है ना। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन निकली थी वो इमेच्योर थी, है ना, वो फंक्शनल नहीं थी। लेकिन जब वो गोल्गी बॉडी में आए तो वो क्या हुआ, सिस्टर्नी में मॉडिफाई हो गई। फिर मैच्योरिंग फेज से जब वो निकली तो किस फॉर्म में वो प्रोटीन निकली, ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में, मतलब उसके अंदर ग्लूकोज ऐड हो गया। और लिपिड भी तो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना था, तो लिपिड भी जब हमारा किससे निकलेगा, जब हमारा फॉर्मिंग फेज से, मतलब हमारा जो मैच्योरिंग फेज से जब बाहर निकलेगा तो किस फॉर्म में निकलेगा, ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में निकलेगा, है ना। किस फॉर्म में वो निकलेगा, जब वो रिलीज़ होगा हमारा कनकेव या ट्रांस फेज से, तो वो हमारा प्रोटीन एंड लिपिड जो होंगी उन्हें हम क्या कह देंगे, बेसिकली प्रोटीन एंड लिपिड जो निकलेंगी बाहर उन्हें हम ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कह देंगे, जो मैच्योर होंगी और जो फिर जा कर के क्या करेंगी, फंक्शन करेंगी। अब यहाँ पे हमारा वैक्यूल आ रहा है ना, कि जो हमारे वो निकले थे बेसिकली। नेक्स्ट हमारा क्या था, लाइजोसोम हमारा है नेक्स्ट। अब यहाँ पे कह रहा है जो लाइजोसोम है, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको मालूम है कि जो लाइजोसोम है वो क्या है, ज़रा सा आप बताइए, क्या लाइजोसोम कोई ऑर्गेनल है? नहीं, लाइजोसोम कोई ऑर्गेनल नहीं है। लाइजोसोम एक स्ट्रक्चर है, क्या है, इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी ने इसे वेसिकुलर स्ट्रक्चर कहा है, क्यों कहा है, इसका रीज़न हम देखते हैं। अब देखो, जो हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स से चीज़ें निकली थी, जो हमारा ग्लाइकोप्रोटीन निकला था या ग्लाइकोलिपिड निकला था, अब वो जो निकलेगा वो हमारा ऐसे ही निकल थोड़ी जाएगा, वो किस में पैक होकर के आएगा, वेसिकल में आएगा। वेसिकल एक स्टोरेज लाइक ऑर्गेनल है, ये एक ऑर्गेनल होते हैं वेसिकल। इसमें हमारा स्टोर होकर के ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड हमारा बाहर निकलेगा, है ना। अब देखो, अब ये वेसिकल क्या करता है, ये वेसिकल ही जाकर के कन्वर्ट, वेसिकल एक ऑर्गेनल है, वेसिकल जो है वो कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट दी ऑर्गेनल कॉल्ड दी लाइजोसोम, है ना। तो वेसिकल जो क्या है वो एक ऑर्गेनल है और वो कन्वर्ट दी ऑर्गेनल कॉल्ड दी लाइजोसोम। अब वो लाइजोसोम में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है आगे जा कर के। लाइजोसोम इज़ अ वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द पैकेजिंग प्रोसेस ऑफ गोल्गी कनकेव और ट्रांसफेज, है ना। कि हमारा जो लाइजोसोम है वो कैसे बनता है, ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है और ये है वेसिकुलर स्ट्रक्चर, ये बनता है हमारा पैकेजिंग प्रोसेस, है ना। जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स की जो प्रोसेस थी पैकेजिंग प्रोसेस, उसके थ्रू बनता है, किस साइड से, कनकेव और ट्रांसफेज से बनता है हमारा, उससे निकलता है, मतलब वहाँ से हमारा रिलीज आउट। तो क्या कह रहा है हमारा, लाइजोसोम ये कहाँ से हमारे बनते हैं, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स के ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स का क्या है, ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, एक गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, जो कि ट्रांसफेज से निकलता है और जो एक ऑर्गेनल में बदल जाता है ना। ये क्या करता है, ये एक स्ट्रक्चर होता है जो बाद में क्या करता है, एक ऑर्गेनल में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये क्या होते हैं लाइसोसोम, ये हमारे जो वेसिकल निकले थे, वेसिकल हमारे जो वेसिकुलर स्ट्रक्चर लाइक जो स्ट्रक्चर थे वो निकले थे और वो स्ट्रक्चर हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं एक ऑर्गेनल में, जिसे हम लाइसोसोम कह देते हैं। अब यहाँ पे हमारा कह रहा है ये कैसे बनते हैं, फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन दी गोल्गी अपेचेस। द आइसोलेटेड लाइसोसोम वेसिकल्स
जो आइसोलेट हुए हैं लाइसोसोम वेसिकल्स, है ना। लाइसोसोम बेसिकली क्या थे, लाइसोसोम ये वेसिकल से ही तो बने हुए थे, वेसिकल ही तो हमारा कन्वर्ट हो गया था लाइसोसोम में। तो ये लाइसोसोमल वेसिकल्स जो हैं हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब इनके अंदर क्या पाया जाता है, इनमें सभी तरीके के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, है ना। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रेक डाउन करते हैं, जो हमारे मटेरियल का ब्रेक डाउन करते हैं, है ना। अलग अलग तरीके के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसे हम जैसे यहाँ पे पाए जाते हैं हाइड्रोलेजेस। अब ये क्या है, ये हमारी एक क्लास ऑफ एंजाइम है ना। इसमें कई तरीके के हमारे एंजाइम, जैसे कि लाइपेज है, प्रोटीएज है, कार्बोहाइड्रेस है। तो यहाँ पे क्या करता है, ये जो हमारे एंजाइम्स है, ये लाइसोसोम के अंदर हमारे लाइपेज मतलब प्रोटीन का, लाइपेज मतलब लिपिड, प्रोटीएस मतलब प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करते हैं। अब ये लाइसोजाइम क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। ये एक्टिवेट कब होते हैं, ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच, है ना। जब इन्हें एक ऑप्टिमली मतलब पीएच इनका कितना है 5, जब इन्हें पीएच 5 मिल जाता है, इतने एसिडिक पीएच में जब ये आ जाते हैं, तब ये लाइसोसोम एक्टिव होते हैं। बेसिकली लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट जो एंजाइम है वो एक्टिव हो जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, इन सभी चीज़ों का डाइजेशन, ये सारे एंजाइम क्या करते हैं, हमारे लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करना शुरू कर देते हैं। These enzymes are capable of digesting carbohydrates, proteins, lipid and nucleic acids. Nucleic acid हमारा DNA है, जो जेनेटिक मटेरियल है बेसिकली। ये सारे एंजाइम कैपेबल होते हैं किसमें, डाइजेशन करने में, किसका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड का। नेक्स्ट हमारा है वैक्यूल। वैक्यूल्स क्या होते हैं, जो हमारे इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स से जो हमारे मैच्योरिंग फेज से जो हमारे निकले थे, वो किस फॉर्म में जो प्रोडक्ट थे वो निकले थे वैक्यूल्स के फॉर्म में। और वैक्यूल्स ही हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लाइसोसोम में। अब हमारा वैक्यूल जो होता है, 90% एरिया ऑफ प्लांट सेल ऑक्युपाइड बाय वैक्यूल। हमने देखा था कि जो प्लांट सेल में ज़्यादा एरिया कौन ऑक्युपाई करता है, हमारा वैक्यूल ही ऑक्युपाई कर लेता है। द वैक्यूल इज़ द मेम्ब्रेन बाउंड, क्या कह रहा है, स्पेस फाउंड इन दी साइटोप्लाज्म। जो वैक्यूल होता है वो कैसा है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, और ये क्या करता है, स्पेस फाउंड, इसमें क्या पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है, फाउंड इन दी साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, जिसके अंदर इसमें क्या पाया जाता है, हमारा स्पेस पाया जाता है। और वैक्यूल हमारे कहाँ एब्सेंट होते हैं, एनिमल्स में एब्सेंट होते हैं। इट कंटेन्स वाटर सैप। अब देखिए वैक्यूल क्या करता है, जो हमारे गोल्गी कॉम्प्लेक्स से चीज़ें मैच्योर होके निकली या मॉडिफाई होके निकली, तो उसको स्टोर करने का वैक्यूल काम करता है। वैक्यूल एक तरीके से स्टोरेज की तरह काम करता है। अब ये क्या क्या स्टोर कर सकता है, इट कंटेन्स, और ये हमारा एब्सेंट होता है एनिमल में। इट कंटेन्स वाटर, ये वाटर अपने अंदर रख सकता है, सैप रख सकता है। अब ये सैप क्या है, ये होता है हमारा मिक्सचर ऑफ वाटर, मिनरल और अमीनो एसिड्स। जो हमारा सैप होता है वो किसका मिक्सचर होता है, इसके अंदर हमारा वाटर होता है, मिनरल होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सैप के अंदर पाई जाती है। तो कलेक्टिवली हम इसको क्या कह देते हैं, सैप कह देते हैं। तो ये हमारा वैक्यूल में पाया जाता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को स्टोर कर लेता है, मतलब सेल का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा उसको वैक्यूल क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। एंड अदर मटेरियल्स नॉट यूज़फुल फॉर दी सेल, और जो वो मटेरियल जो सेल के लिए यूज़फुल नहीं है उसको स्टोर कर लेता है। द वैक्यूल इज़ बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। अब जो ये वैक्यूल होता है हमारा, बेसिकली इस तरीके का जो ये वैक्यूल है, तो इसकी जो बाहर की हमारी मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या कहते थे, टोनोप्लास्ट। इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल कैन ऑक्युपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल। कि जो प्लांट सेल का जो 90% वॉल्यूम है वो कौन ऑक्युपाई कर लेता है, हमारा वैक्यूल। इन प्लांट में द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ अ नंबर ऑफ आयन्स, है ना। कह रहा है जो प्लांट में जो हमारा ये टोनोप्लास्ट होता है मेम्ब्रेन, ये एक तरीके का मेम्ब्रेन है। अब ये क्या करता है, एक ट्रांसपोर्ट लाइक फंक्शन करता है, फैसिलिटेट कराता है किसको, नंबर ऑफ आयन्स को एंड अदर मटेरियल्स को अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना। अब ये किस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है, लो टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ आयंस भागेंगे, हाई टू लो नहीं। अगर होता मेरा अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो मेरा हाई टू लो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, चीज़ें उल्टी हैं। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में लो टू हाई जाते हैं हमारे।
यहाँ पे मूवमेंट होता है इनटू दी वैक्यूल्स में, हैंस देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन वैक्यूल। अब देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर क्या कह रहा है कि जो मेरा टोनोप्लास्ट है वो एज अ ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, ये आयंस को क्या करता है हाई लो से हाई में भेजता है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कराता है। अब चीज़ें क्या करेंगी जब ये फैसिलेट ये कराएगा, जब ये आयंस क्या करेंगे हाई टू लो आएंगे, मतलब लो टू हाई जाएंगे, लो से हाई की तरफ भागेंगे, किसमें वैक्यूल के अंदर। तो वैक्यूल में क्या होगा, जो आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा ना वैक्यूल में सिग्निफिकेंटली, जो हायर हो जाएगा, हायर इन दी वैक्यूल, वैक्यूल के अंदर बहुत ज़्यादा आयंस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अंदर लो टू हाई जा रहा है, तो चीज़ें क्या होंगी बाहर से अंदर आ जाएंगी, वैक्यूल के अंदर आ जाएंगी, और वैक्यूल के अंदर का जो कंसंट्रेशन होगा वो सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा। अब जो वैक्यूल के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो इस चीज़ को हम कहते हैं हाइपरटोनिक, है ना। जैसे हमने सोल्यूशन पढ़े हैं तो सोल्यूशन की दो कैटेगरीज होती है, एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन और एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जिसमें हमारा कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, बेसिकली सल्यूट के पार्टिकल ज़्यादा होते हैं वो हाइपरटोनिक हो जाता है, और हाइपोटोनिक में जिसमें हमारे कम होते हैं सल्यूट के, मतलब कंसंट्रेशन कम होती है, तो वैक्यूल के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, इसी वजह से कैसा हाइपोटोनिक सोल्यूशन की तरह काम करता है। देन इन दी साइटोप्लाज्म, है ना, कि साइटोप्लाज्म में हमारा कंसंट्रेशन कम पड़ जाता है और वैक्यूल में ज़्यादा हो जाता है। इन अमेबा में, मेरा जो अमेबा में क्या होता है, ये बेसिकली जो वैक्यूल होता है ये पाया जाता है हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, है ना। अमेबा में क्या पाया जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, है ना। क्या करता है मेरा अमेबा में, क्या करता है जो वैक्यूल पाया जाता है उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो उसको कॉन्ट्रैक्शन में और ऑस्मो रेगुलेशन में मदद कराता है, मतलब सॉल्ट वाटर बैलेंस कराता है ना। अमेबा के अंदर अगर उसको बाहर से चीज़ें अंदर लेनी है और अंदर से चीज़ें बाहर निकालनी है तो वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो इसी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू वो कर पाता है ना। और क्या करता है, एन एक्सक्रीशन भी इसी के थ्रू कर पाता है। इन मैनी सेल्स, जो बहुत सारे सेल्स लाइक द पैरामीशियम। अब इसमें हमने इसमें किस सेल की बात करी जा रही है, पैरामीशियम की बात करी जा रही है। पैरामीशियम में क्या होता है, एज इन प्रोटिस्ट, है ना। कह रहा है इन मैनी सेल्स एज इन प्रोटिस्ट लाइक पैरामीशियम, उसमें पाया जाता है फूड वैक्यूल, है ना, आर फॉर्म्ड बाय इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल। मतलब ये पैरामीशियम क्या करते हैं, इनके पास में अगर फूड पार्टिकल आ रहा है तो वो ये क्या बनाते हैं, फूड पार्टिकल को इंगल्फ करने के लिए, उसे अंदर लेने के लिए अपनी क्या कराते हैं, अपने अंदर इस तरीके से स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं और उसको अंदर इनटेक कर लेते हैं। बेसिकली इनके अंदर ऐसा क्या पाया जा रहा है, इनमें फूड वैक्यूल होते हैं जो कि इनको फूड को इनटेक करना में, इंगल्फ कराने में मदद करते हैं। तो प्लांट में हमारा जो वैक्यूल होता है उसकी टोनोप्लास्ट क्या करती है, एज अ ट्रांसपोर्ट की तरीके के फंक्शन करती है, मतलब मूवमेंट कराती है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से वैक्यूल में कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली हाई हो जाता है कंपेयर टू दी साइटोप्लाज्म, और वो सिग्निफिकेंटली हाई कंसंट्रेशन को हम कह देते हैं हाइपरटोनिक कंडीशन। अमीबा में कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं जो उसको ऑस्मो रेगुलेशन कराते हैं और सिक्रीशन कराते हैं, सॉल्ट वाटर बैलेंस कराते हैं, और जो बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर सिक्रीट कराते हैं। इन मैनी सेल्स लाइक एज अ प्रोटिस्ट लाइक अ पैरामीशियम में फूड वैक्यूल पाया जाता है जो कि हमारा बनता है इंगल्फिंग द फूड पार्टिकल, जब वो इंगल्फ कर रहा होगा फूड पार्टिकल को तब वो बनता है। अब यहाँ पे हमारा वैक्यूल हो चुका है, अब हमारा माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्ट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल हम क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रियन, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हमारे बहुत सारे आ जाएंगे, मतलब ये प्लूरल है, माइटोकॉन्ड्रिया में कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएंगे, मतलब सिंगल के लिए हम यूज़ करेंगे माइटोकॉन्ड्रियन। अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट ईजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उन्हें हम ईजिली अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, है ना। अगर हम उन्हें देखेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप में तो वो हमें नहीं दिखाई देंगे, है ना। ईजिली विजिबल क्या कह रहा है, आर नॉट ईजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। जब हम सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिखाएगा देगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, स्पेशली स्टेन करना पड़ता है। स्पेशली क्या करना पड़ता है, हमें स्टेनिंग प्रोसेस करना पड़ता है, मतलब सेल को स्टेन करना पड़ता है, तब जाके हमें माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देता है। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर
पर सेल इज़ वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल्स, है ना। कह रहा है जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होता है वो वेरी करता है सेल टू सेल, है ना। हर एक सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डिपेंड करता है कि सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कैसी है। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी मतलब सेल कितना फंक्शन कर रहा है। अगर सेल ज़्यादा फंक्शनल सेल है ना, अगर उसको ज़्यादा वर्क करना है बॉडी को, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारा एटीपी प्रोडक्शन होता है, मतलब एटीपी जनरेट होती है जिससे बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो जिस सेल्स में सेल से ऑर्गन बनेगा, टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, तो वो ऑर्गन जो बॉडी को ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, ये बेसिकली बॉडी का वो पार्ट जो सेल से मिलके बना है जो जिसको ज़्यादा एनर्जी की नीड होगी, वहाँ पे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर ज़्यादा पाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारा हार्ट, है ना, जो बॉडी का सबसे फंक्शनल ऑर्गन होता है, जो सबसे ज़्यादा काम करता है, 24 आवर वो काम करता रहता है। तो जो हमारा हार्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, है ना। क्या कह रहा है कि हमारा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी मतलब जो फंक्शन होते हैं, जो क्या करते हैं हमारे, वो फंक्शन कंटेन मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब वो फंक्शन जो वेरी, अब हमारे बॉडी में सबसे फंक्शनल ऑर्गन कौन सा है, वेरी फंक्शनल ऑर्गन जो कि चौबीसों घंटे काम करता है, वो है हमारा हार्ट, है ना, जिसको बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की नीड होती है। तो उसमें सबसे ज़्यादा कंटेन द मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो हमारा अंडर द माइक्रोस्कोप में ईजिली विजिबल नहीं होता है, इसी वजह हमें उसको क्या करना पड़ता है, स्टेन करना पड़ता है। उस स्टेन का नाम क्या है, जेनस ग्रीन। ये बेसिक डाई होती है जो कि जिससे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करा जाता है, स्टेन करा जाता है। कौन सी स्टेन है, जेनस ग्रीन स्टेन। जेनस ग्रीन स्टेन से उसको स्टेन किया जाता है। अब कह रहा है इन टर्म्स ऑफ द शेप एंड साइज, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया